हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। बीएड सेकेंड ईयर, पेपर पर्यावरण शिक्षण। ये टॉपिक बीएड सेकेंड ईयर में है, वायु प्रदूषण। जैसा कि पेपर का नाम मैंने आपको बताया, पर्यावरण शिक्षण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमए प्रीवियस का फोर्थ पेपर पर्यावरण भूगोल का टॉपिक है। बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है संसाधन व पर्यावरण भूगोल, उसका भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी आजकल जो समस्याएं चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही है प्रदूषण की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पोल्यूशन कई प्रकार का है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो लास्ट की क्लासों में मैंने आपको जल प्रदूषण पढ़ाया, जिसको मोटर पोल्यूशन कहते हैं। और कल की क्लास में हमारा ध्वनि प्रदूषण हुआ था, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन किया था। और आज हम कर रहे हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण बहुत एक समस्या है और ज्वलंत समस्या है, आज मानव के सामने बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इसलिए इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूँ। परीक्षा की दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वायु प्रदूषण। जब हवा के अंदर अवांछनीय चीजों के मिल जाने से, उसकी सहन शक्ति से ज्यादा हो जाने के कारण भारी पदार्थों का, तो प्रदूषण कहलाते हैं वायु प्रदूषण। समस्त जीवधारियों के लिए वायु क्या है स्टूडेंट? एक आवश्यक तत्व है। प्राणियों व पादपों के को विभिन्न जीवनदायिनी गैसें जो हैं वो वायुमंडल से प्राप्त होती हैं, चाहे तो प्राणियों चाहे पादों को। इनको विभिन्न गैसें कहाँ से? जीवनदायिनी गैसें वायुमंडल से प्राप्त होती हैं। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न गैसें एक निश्चित मात्रा व अनुपात में पाई जाती हैं। जब बाहरी हस्तक्षेप के कारण वायुमंडल या वायु के अवयवों में अवांछित तत्वों पर प्रवेश कर जाते हैं, तो उसका मौलिक संतुलन बिगड़ने लगता है। बाहरी चीजों का हस्तक्षेप हो जाता है तो उसका मौलिक संतुलन क्या होने लगता है? अवांछित तत्व जब उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो उससे क्या है? बाहरी हस्तक्षेप के कारण या अवांछित तत्वों के प्रवेश के कारण उसका मौलिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है। विभिन्न प्रकार की गैसें, कण आदि पदार्थ वायु में प्रवेश करके उसे क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। प्राकृतिक व मानवीय कारकों से वायु प्रदूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण के स्रोत हैं, जैसे प्राकृतिक स्रोत। नंबर 1 प्राकृतिक स्रोत। और नंबर 2 मानवीय स्रोत। दो प्रकार के स्रोत हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानवीय स्रोत। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, प्राकृतिक व मानवीय कारकों से वायु दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। वायुमंडल एक गैस का लिफाफा है जो पृथ्वी को सभी ओर से घेरे हुए है। वायुमंडल में हवा के साथ कई गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑर्गन रहती है। सभी जीवधारियों के लिए वायु अधिक महत्वपूर्ण अर्थात आवश्यक होती है। इसके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य पानी के बिना तो कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक जीवित रह सकता है, भोजन के बिना रह सकता है, कुछ सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु वायु के बिना कुछ क्षण या मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। वायु प्रदूषण के जो स्रोत है वो 2 स्रोत हैं। पहला प्राकृतिक स्रोतों से भी वायु प्रदूषण हो रहा है और दूसरा मानवीय स्रोतों से वायु प्रदूषण होता है। सामान्यतः वायु प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक जैसे गैस होता है, धुआं होता है, धूलकण होते हैं, वह जैविक और अजैविक पदार्थों के ठोस व तरल अंश होते हैं। यह सत्य है कि वायु कभी शुद्ध नहीं होती। उसमें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन और
धूल आदि मिली रहती हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा यह पदार्थ वायु में शामिल होते रहते हैं। प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से वायु प्रदूषण होता है, यानी कि मानव कर रहा है, प्राकृतिक स्रोतों से भी और मानव तो खासकर प्रदूषण वायु प्रदूषण का एक कारक है। तो प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से वायु प्रदूषण होता है, जबकि हानिकारक धुआं, धूल तथा गैस वायु में मिल जाती है तब उसे प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के दो स्रोत हैं, एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानवीय स्रोत। तो पहले मैं बात करूंगा प्राकृतिक स्रोतों की। प्रकृति भी समय पर्यावरण का प्रदूषण करती है स्टूडेंट, और इस प्रकार के प्रदूषण अनायास तथा अचानक होते हैं। तो प्रकृति भी समय पर्यावरण में क्या करती है? प्रदूषण करती है, और ये अनायास या अचानक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद इनका प्रभाव जीव मंडल पर पड़ता है। जैसा कि दोस्तों इनका प्रभाव क्या होता है? जीव मंडल पे पड़ता है। इसके प्रमुख स्रोत जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाना, और जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो बहुत सारी पदार्थ बाहर निकलते हैं, जहरीली गैस से बहुत सारी बाहर निकलती हैं जो वायुमंडल में मिल जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट, पहाड़ों का टूटना, भूस्खलन, चट्टानों का बिखरना, धूल भरी आंधियों का चलना, तूफानों का आना, वनों में आग का लग जाना प्रदूषण का बड़ा कारण है। और बिजली का गिरना, बाढ़ का, समुद्री लहरों का प्रकोप, नमक का जमाव आदि का होना प्राकृतिक घटनाओं के कारण प्रदूषण होता है। मैं फिर बता दूं, विस्फोटों के कारण, भूस्खलन के कारण, आंधियों के कारण, तूफान के कारण जो प्रदूषण होता है वो प्राकृतिक प्रदूषण है, जिन्हें हम प्राकृतिक संकट तथा प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं। भूकंप तथा भूचाल से पर्यावरण का क्या होता है? विघटन होता है। बहुत जंगलों में आग के लग जाने से भी बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है वायु प्रदूषण का ही। प्रकृति समय ही इन परिस्थितियों से समन्वय करके मानव के लिए इसको अनुकूल बनाती है। फिर से इन घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है, परंतु इन्हें रोका नहीं जा सकता। राहत कार्यों का प्रबंध किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रदूषण नेचर कर रहा है, प्रकृति कर रही है, तो प्रकृति खुद ही समन्वय बनाकर मनुष्य के लिए शुद्ध वायु हमारे तक पहुंचाती है। उसके बाद है मानव निर्मित मानवीय स्रोत। मानव निर्मित जो प्रदूषण है, या हम कह सकते हैं मानव निर्मित प्रदूषण के स्रोत मनुष्य विकास कार्यों के लिए तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग ने मनुष्य के विकास कार्यों तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग ने पर्यावरण में प्रदूषण करना प्रारंभ कर दिया। शहरों का नगरीकरण, औद्योगिकरण के विकास ने, शहरों के नगरीकरण ने, औद्योगिकरण के विकास ने खासकर वायु प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। तो मैं बता देता हूँ आपको, शहरों का नगरीकरण, औद्योगिकरण, क्षेत्रों के विकास ने, स्वचालित वाहनों ने, विद्युत शक्ति के केंद्रों ने, तेल शोधन के कारखानों ने, परमाणु प्रशिक्षण के कारण वायुयानों तथा कारखानों की स्थापना ने प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लकड़ी, कोयला, गोबर और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूल्हों तथा अंगीठियों से निकली गैस तथा धुआं अधिक विषैला होता है तथा हानिकारक होता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है। कृषि में रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाओं के छिड़कने से प्रदूषण होता है। और आपको बता दूं, इन स्रोतों से वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, पदार्थों के कण, धूल तथा धुआं आते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। इन स्रोतों को कम किया जा सकता है तथा पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। ये सब चीजें मानव के हाथों में है, इसलिए इन्हें कम किया जा सकता है और पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा का होना, बताना, पर्यावरण शिक्षा का लोगों के सामने, और दूसरा पर्यावरण प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा की तथा पर्यावरण प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। स्टूडेंट को पर्यावरण की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट का प्रबंध कैसे करोगे, पर्यावरण का प्रबंध की शिक्षा की जो भूमिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि वायु प्रदूषण दो स्रोतों से होता है, प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानवीय स्रोतों से होता है। तो वायुमंडल में अनेक प्रकार के प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से छोड़े जाते हैं। विभिन्न स्रोतों से जो प्रदूषक छोड़े जाते हैं वो इस प्रकार है। पहला, कार्बन पदार्थ जो छोड़े जाते हैं,
यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो अवशेष जैसे ईंधन से उत्पन्न होते थे, परंतु आजकल स्वचालित वाहनों से ही उत्पन्न होते हैं। उसके बाद दूसरा है सल्फर पदार्थ। सल्फर जो पदार्थ है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड कोयले के कारखानों से तथा मिलों के जलने से उत्पन्न होते हैं। शक्ति उत्पादन कारखानों से, तेल शोधन कारखानों से ये प्रदूषक निकलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस प्रकार के प्रदूषक में नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड स्वचालित वाहनों, ऊर्जा उत्पादक से, कारखानों से अधिक निकलते हैं। ओजोन गैस, इसका उत्पादन मानवीय क्रियाओं से होता है और वायुमंडल में तापमान को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। फ्लोरोकार्बन, ये प्रदूषक किसी कारखानों तथा कीटनाशक दवाइयों के छिड़कने से वायुमंडल में आते हैं। हाइड्रोकार्बन, इस प्रकार के प्रदूषक स्वचालित वाहनों से छोड़े जाते हैं, कारखानों तथा मिलों से भी निकलते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हम वायु में क्या कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत, जो मनुष्य नॉर्मल घरेलू स्रोत हैं या मनुष्य के द्वारा जो मानवीय स्रोत है उनके बारे में। वर्तमान समय में मानवीय क्रियाकलापों वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। मनुष्य विकास की जो आर्थिक दौड़ में शामिल होकर पर्यावरण संतुलन की सीमा को लांघते हुए क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। विभिन्न उद्योग धंधों का विकास कर रहा है, जिनके लिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग करके वायु प्रदूषण को क्या कर दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। परिवहन के साधनों का विकास हुआ है, विभिन्न रासायनिक उत्पादों तथा प्रयोग में वृद्धि के कारण क्या हुआ है, प्रदूषण बढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत निम्न प्रकार से हैं। पहला, दहन क्रिया द्वारा मनुष्य अपने विभिन्न कार्य पूर्ण करने के लिए विभिन्न रूप से ऊर्जा का प्रयोग करता है। भोजन पकाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, विविध सामग्री बनाने के लिए, गृह निर्माण हेतु ईंटों को बनाने के लिए, आवागमन के साधनों का प्रयोग आदि प्रक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा का उपयोग करता है, जो हमें विभिन्न प्रकार के दहन द्वारा प्राप्त होती है। घरेलू कार्यों में दहन, घरेलू कार्य मानव का प्राथमिक अत्यावश्यक कार्य, भोजन पकाना, पानी को गर्म करना आदि प्रमुख है, जिसमें कोयला, केरोसिन और पकाने वाली गैसों का दहन करके ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी व गोबर के कंडे भी जलाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है तथा ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, ह्रास, जिससे प्रदूषण फैलता है। तो मैंने आपको ये बताया कि दो प्रकार के कारक हैं जो प्रदूषण में अपना बड़ा हाथ रखते हैं, प्राकृतिक स्रोत और दूसरा था मानवीय स्रोत। इस प्रकार प्रदूषण के ये दो कारक जिनका मैंने आपको वर्णन बताया। मानव सबसे बड़ा कारक है, प्रदूषण का मनुष्य जो है वो सबसे बड़ा कारक है। इसके अलावा औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया के द्वारा भी मनुष्य क्या कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है। विज्ञान में प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण इंग्लैंड में 1860 से औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद अमेरिका, यूरोप के देशों में बहुत ज्यादा ये प्रक्रिया बढ़ती चली गई और संतुलन की अवस्था थी, इससे पहले संतुलन की अवस्था थी, किंतु 20वीं शताब्दी में अत्यधिक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। रासायनिक उद्योगों द्वारा निष्कासित गैसों और विषैले तथा घातक, ये जो विषैले पदार्थ बहुत ज्यादा घातक होते हैं, भोपाल गैस कांड इस तथ्य का जीता जागता उदाहरण है। इस कांड में अमेरिका की यूनियन कार्बन डाई कंपनी ने भोपाल से कीटनाशक कारखानों में आइसोसाइड्स गैस का रिसाव हुआ। इस विषैले गैसों ने 3000 से अधिक व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें जाने गंवानी पड़ी। असंख्य लोगों को चक्षु, चमड़ी, सांस तथा अन्य रोगों की चपेट में ले लिया। कुछ उद्योगों जैसे चीनी उद्योग, कांच उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, तेल शोधन, उर्वरक, धातु एवं रसायन आदि में वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है। लॉस एंजल्स शहर पर सदैव ही धुएं के बादल छाए रहते हैं। जापान में प्रदूषण की तीव्रता बढ़ जाने पर स्कूली बच्चों को मुंह पर जाली पहना दी जाती है। कृषि कार्यों द्वारा भी प्रदूषण हो रहा है।
कैसे कृषि कार्यों के दौरान अनेक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक काल में कीटनाशकों के बीजों के साथ भूमि में डालते थे, लेकिन वर्तमान समय में अनेक यंत्रों का विकास किया गया जिसके अधिकांश इससे क्या होता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है और इनका छिड़काव किया जाता है। छिड़काव के दौरान विभिन्न हानिकारक कीटनाशक वायुमंडल में मिल जाते हैं। इस प्रकार के छिड़काव से ये रसायन वायु में समाहित हो जाते हैं। मानव स्वास्थ्य पर डीडीटी जनित इन दवाओं का अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। खेतों में फसलें निकाल लेने के बाद विशेष जलाने में भी वायुमंडल क्या होती है, दूषित होती है। खेतों में फसलें निकाल लेने के बाद, जैसे गेहूं की फसल ले लेने के बाद उस खेत में क्या कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, जिससे भी वायुमंडल में बहुत ज्यादा प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद बात करता हूँ स्टूडेंट में रेडियोधर्मिता पदार्थ। विश्व के अनेक देशों में परमाणु विखंडन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के आधार पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यद्यपि इन संयंत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थों के बाहर न निकल सकने हेतु कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं, तो भी मानवीय भूलों तथा तकनीकी त्रुटियों के कारण यह रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं वो कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। सोवियत संघ में हुई चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना में हुए रिसाव के फलस्वरूप हजारों व्यक्ति असमय ही काल से ग्रसित हो गए और हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमलों से रेडियोधर्मी अवशेष अभी भी स्थिति को सामान्य नहीं होने दिया गया है। तो इस प्रकार आज भी मान लो बच्चे हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे हैं परमाणु विस्फोट के कारण आज भी बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन्स, कुछ वायु प्रदूषण की निरंतर वृद्धि से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं प्रकट हो रही हैं। उनमें अम्लीय वर्षा भी एक प्रबल समस्या है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें आदि निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और जलवाष्प से अभिक्रिया करके कर्कश, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं। वर्षा के साथ ये अम्ल भी पृथ्वी पर आता है और यहाँ यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लता के कारण जल स्रोतों में एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, कैडमियम, लैंड, तांबा आदि भारी धात्विक पदार्थों की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है। इसमें अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे आदि की झीलों की उत्पादकता नष्ट हो रही है। मछली उत्पादन अत्यंत कम होता चला गया है और झीलें मछली रहित हो गई हैं। अम्लीय वर्षा के कारण बढ़ती अम्लता से अनेक जीवाणु व नील हरित शैवालों का जीवन संकटग्रस्त हो गया है। तो स्टूडेंट मैंने इस प्रकार आपको बताया कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो प्राकृतिक और मानवीय दोनों स्रोतों से होता है। मानवीय जो स्रोत है वो बहुत ज्यादा है, इसका जो हाथ है वो पर्यावरण प्रदूषण में बहुत ज्यादा है। ये तो बात की मैंने पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों की, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। अब हम बात करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के उपाय कैसे किए जा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, हम पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों की बात करूं स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट प्रदूषण तो हो ही रहा है, ठीक है,
ये वायु प्रदूषण कह लो या पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय करेंगे हम। इसको अपन लिख देते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय की बात करते हैं। वायु प्रदूषण तो हो ही है, मानव ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, उद्योगों को लगाने से, नगरीकरण से, स्वचालित वाहनों से, परिवहन के साधनों से जो प्रदूषण हो रहा है या प्राकृतिक कारणों से जो प्रदूषण हो रहा है उसे तो हम नहीं रोक सकते, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रकृति का एक हिस्सा है। लेकिन मानवीय जो प्रदूषण हो रहा है, मानव जो प्रदूषण कर रहा है, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय आपको बताता हूँ। तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों के बारे में चर्चा करें। तो स्टूडेंट, वायु प्रदूषण के व्यापक दुष्प्रभावों को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय आवश्यक हैं। निम्नलिखित उपायों द्वारा वायु प्रदूषण को हम नियंत्रण कर सकते हैं। नंबर 1, उद्योगों की स्थापना। जो उद्योग है उनकी स्थापना वायु प्रवाह की दिशा का ध्यान में रखते हुए आबादी क्षेत्रों से दूर किया जाना चाहिए। नंबर 2, आबादी क्षेत्रों के मध्य स्थित औद्योगिक इकाइयों को अनियंत्रण स्थानांतरित करना चाहिए। उद्योगों में उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण कम से कम हो। नंबर अगला 4, उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई निर्धारित मापदंड के अनुसार रखी जानी चाहिए। नंबर 5, औद्योगिक क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए तथा उन्हें हरित पट्टियों से घेरा जाना चाहिए। औद्योगिक जो क्षेत्र है, जहाँ इंडस्ट्री लगी है, उसके आसपास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, उन्हें हरित पट्टी से ढका जाना चाहिए। अगला है नंबर 6, वाहनिक प्रदूषणों में पुराने वाहनों का योगदान सर्वाधिक होता है, अतः इन्हें चलन पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। जो 10 या 15 साल पुराने वाहन है उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। वाहनिक प्रदूषकों में सबसे खतरनाक शीशा होता है, अतः शीशा रहित पेट्रोल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। या बैटरी वाले जो साधन है उनका चलन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करने वाले वाहनों का अनुदान प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वनों में लगने वाली आग तथा वनों की कटाई पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय करने के साथ ही पर्याप्त वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। घरों में परंपरागत ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा, बायोगैस किसका प्रयोग किया जाए? परंपरागत ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का सीमित व सुरक्षित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। गंदे नालों की नियमित सफाई की जानी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये नियंत्रण के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे और एग्जाम में लिखेंगे। परमाणु बिजली घरों में रेडियोधर्मी विकिरण के रिसाव को रोकने के पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिए तथा परमाणु प्रशिक्षणों पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। वायु प्रदूषण के कारण व निवारण के संबंध में जन सामान्य को अधिकाधिक जानकारी प्रदान करके वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों में भी स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी जो कानूनों को शक्ति से लागू किया जाना चाहिए। मैं तो एक बात कहूंगा कि लोगों को जन जागरूक, जन चेतना, लोगों को इसके बारे में चेताया जाना चाहिए कि प्रदूषण के हमसे हमें क्या हानियां हो रही हैं, और लोगों में ये शिक्षा दी जानी चाहिए। लोगों को वो जो पर्यावरण शिक्षा नाम का जो सब्जेक्ट है वो कड़ाई से लगाया जाना चाहिए क्लासेस में और पढ़ाया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैंने वायु प्रदूषण की बात की कि वायु प्रदूषण हम किसे कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, एक स्रोत है मानवीय और दूसरा जो स्रोत है वो था प्राकृतिक स्रोत। उसके बाद मैंने आपको वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय भी बताए। लेकिन वायु प्रदूषण से मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है ऐसा कुछ मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसकी नॉलेज भी दे दूं कि वायु प्रदूषण से मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसके बारे में आपको स्टूडेंट बताऊं कि वायु प्रदूषण के कुछ प्रभाव जो मनुष्य के ऊपर पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि जब जहरीली गैसें मानव के अंदर जाती हैं तो उसे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स
होती है मनुष्य को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सांस लेने में क्या हो कि दिक्कत आ जाती है। वायु प्रदूषण के बचाव किए जाने चाहिए। इससे क्या है कि वायु प्रदूषण से क्या है कि हमारे अंदर काफी सारे रोग बन जाते हैं, जैसे फेफड़ों के रोग बन जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर बड़े शहरों में आप जाएंगे तो दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर या आप बॉम्बे की बात कर लेते हैं तो प्रदूषण इस स्तर में बढ़ चुका है कि सांस लेने की भी दिक्कत आती है। जब मानव सांस लेता है तो उस सांस लेने में जो वायु हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाती है तो उसके साथ साथ वायु में जो जहरीले पदार्थ मिले होते हैं वो भी हमारे अंदर जा रहे हैं, जिस कारण से हमें श्वास रोग में प्रॉब्लम या फेफड़ों में हमारे प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो इसको नियंत्रण करने के उपाय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेड़ों की कटाई पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, हरे पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए। लकड़ी के लिए, किसी भी आवश्यकता के लिए, फर्नीचर के लिए जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जो मानव की आवश्यकता के लिए काटे जाते हैं, वो सूखे पेड़ पौधे काटे जाने चाहिए। जो हरे पेड़ हैं उनको काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और पुराने उद्योग धंधों में जो पुरानी मशीनें हैं या पुराने कारखाने हैं उनके स्थान पर नई मशीनें लगाई जानी चाहिए। पुराने स्वचालित जो वाहन हैं, जो 10 से 15 साल 20 साल पुराने वाहन हैं, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है वो शहरों से दूर, बस्तियों से दूर इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए और वहाँ आसपास हरे पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाना चाहिए, हरी पट्टी का निर्माण किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वायु प्रदूषण, वो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है। बीएड सेकेंड ईयर जो हम प्राइवेट शिक्षण पढ़ते हैं तो इसमें 3 प्रकार के प्रदूषण दिए हैं, 4 प्रकार के। तो नंबर 1 जल प्रदूषण को मैं लास्ट क्लास में आपको करवाया, ध्वनि प्रदूषण कल की क्लास में हुआ, आज की क्लास में आपने आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताया, जो आज के समाज की समस्या है प्रदूषण, उसके बारे में अवगत कराया। तो आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट मुझसे पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाहट। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और साधारण जीवन जिएं। थैंक यू।